हम इंसान हैं, जानवरों में सबसे बुद्धिमान जानवर। फिर भी अपनी दिल की बात जुबां तक ला ही नहीं पाते। दोस्तों, आप है द साइलेंट जोन पर। नमस्कार, मैं परमिता। आज की कहानी का नाम है ग्लास टैंक। लेखक हैं मोहन राकेश। चलिए सुनते हैं पूरी कहानी। मीठे पानी की मछलियां, कार्प परिवार की। देर देर तक मैं उन्हें देखती रहती। शोभा पीछे से आकर चौंका देती, कहती, गोल्डफिश। फिर गोल्डफिश को देख रही है। मैं जानती थी वो मेरे भूरे सुनहरे बालों की वजह से ऐसा कहती है। मुस्कुराकर मैं टैंक के पास से हट जाती। जाहिर करना चाहती थी कि ऐसे ही चलते चलते रुक गई थी। शोभा सोफे के पास बिठा लेती और मेरे बालों को सहलाने लगती। कहती, ये ग्लास टैंक तेरे साथ भेज दें। मुझे उसकी उंगलियों का स्पर्श अच्छा लगता। उन्हें हाथों में लेकर देखती। पतली पतली उंगलियां, नसें नीली लकीरों की तरह उभरी हुई। मन होता उनके पोरों को होठों से छू लूं, मगर अपने को रोक लेती। डर लगता कि वो फिर कह देगी, यू सेंसुअस गर्ल, तू जिंदगी में निभा कैसे पाएगी। उसकी उंगलियों में उंगलियां उलझाए बैठी रहती। सोफे के खुरदुरे रेसों पर वे और भी मुलायम लगती। सेवार में तैरती नन्ही नन्ही मछलियां, अपना हाथ जाल की तरह लगता। कांपती मछलियां जाल में सिमट आती। कुछ देर कांपने के बाद निर्जीव पड़ जाती या हल्के से प्रयत्न से छूट जाती। तो खुश रहेगी ना, मैं पूछती, जैसे मेरे पूछने पर कुछ निर्भर करता हो। वो एक कोमल हंसी हंस देती, ऐसी जो वही हंस सकती है। हवा में जर्रे बिखर जाते। मेरे अंदर भी जर्रे बिखरने लगते, मगर कहीं सेवार नजर ना आती। उसकी आंखें भी हंसती सी लगती। खुशी तो मन की होती है, वो कहती, अपने से ही पानी होती है, बाहर से कौन किसी को खुशी दे सकता है। बहुत स्वाभाविक ढंग से वो कहती, मगर मुझे लगता झूठ बोल रही है। उसकी मुस्कुराती आंखें भीगी सी लगती। वो आजकल कहाँ है, मैं पूछ लेती। कौन? वो फिर झूठ बोलती। वो संजीव? क्या पता। उसकी भौहें के नीचे एक हल्की सी छाया कांप जाती, पर वो उसे आंखों में ना आने देती। साल भर पहले कलकत्ता में था। इधर उसकी चिट्ठी नहीं आई? नहीं। तूने भी नहीं लिखी? ना। क्यों? वो हाथ छुड़ा लेती। दरवाजे की तरफ देखती, जैसे कोई उधर से आ रहा हो। फिर अपनी कलाई में कांच की चूड़ियों को ठीक करती। आंखें मूंदने को होती, पर उन्हें प्रयत्न से खोल लेती। मुझे लगता उसके होठों पर हल्की हल्की सलवटें पड़ गई है। वे सब बेवकूफी की बातें थी, वो कहती। मन होता उसके होठों और आंखों को अपने बहुत पास ले आऊं, उसकी ठुड्डी पर ठुड्डी रखकर पूछूं, तुझे विश्वास है ना, तो खुश रहेगी। मगर मैं कुछ न कहकर चुपचाप उसे देखती रहती। वो मुस्कुराती और कोई धुन गुनगुनाने लगती। फिर एकाएक उठ जाती। मम्मी मुझे ढूंढ रही होगी, वो कहती, अभी आती हूं। तू तब तक मछलियों से जी बहला। आंटी से कहना पड़ेगा कि अब तेरे लिए भी। मेरे लिए क्या? उन्हीं से कहूंगी, तू क्यों पूछती है। वो चली जाती तो सजा हुआ ड्राइंग रूम बहुत अकेला हो जाता। मैं खिड़की के पास चली जाती। खिड़की के पर्दे, किवाड़ सब ठंडे लगते। सांस अंदर रुकती सी प्रतीत होती। जल्दी जल्दी सांस लेती कि कहीं ब्रांकाइटिस या वैसी कोई बीमारी ना हो गई हो। शारदा की याद आती। ब्रांकाइटिस का दौरा पड़ता था तो उसके मुंह से बात नहीं निकलती थी। लॉन में किन्नी और पप्पू खेल रहे होते, एक दूसरे के पीछे दौड़ते, किलकारियां भरते हुए। किन्नी को गिराकर पप्पू उसके पेट पर सवार हो जाता। किन्नी उठने के लिए छटपटाती, हाथ पैर पटकती।
पर वो उसके कंधों को हाथों से दबाए उसे जमीन से चिपकाए रखता। जितनी ही वो कोशिश करती उतना ही उसे दबा देता। किन्नी चीखने लगती तो एकाएक छोड़कर भाग खड़ा होता। किन्नी रोती हुई उठती, फ्रॉक से आंसू पोंछती और पल भर रुआं सी रहकर उसके पीछे दौड़ने लगती। पप्पू उसे धमकाता, वो मुंह बिचका देती। फिर दोनों हंसने लगते। एक चिड़िया घास की तिगलियां तोड़ तोड़ कर मुंह में भरती जाती। शोभा से कितनी कितनी बातें पूछा करती थी। वे मछलियां जीती किस तरह से हैं? खाने को उन्हें क्या दिया जाता है? कैसे दिया जाता है? उनकी जिंदगी कितने दिनों की होती है? अंडे कहाँ देती है? और एक बार पूछ लिया था, यहाँ 5-6 तरह की मछलियां एक एक ही तो है, इनकी इमोशनल लाइफ। शोभा ने हंसकर फिर वही बात कह दी थी। अरे, मैं तो आंटी से कहना भूल ही गई। अब जरूर कह दूंगी कि जल्दी से तेरे लिए। मुझे ये मजाक अच्छा ना लगता। वो न जाने क्या सोचती थी कि मैं टैंक के पास देर देर तक क्यों खड़ी रहती हूँ। मैं उसे क्या बताती कि मैं वहां क्या देखने जाती हूँ? कैलिकोज के पैरों की लचक, ब्लैकमूर के जबड़ों का खुलना और बंद होना, बिलोरी पानी में तैरती सुनहरी मछलियां अच्छी लगती थी, मगर हर बार देखकर मन में उदासी भर जाती थी। सोचती, कैसे रह पाती हैं ये? खुले पानी के लिए कभी इनका जी नहीं तरसता? कभी इन्हें महसूस नहीं होता कि ये सब एक एक और अकेली है? कभी ये एक दूसरे से कुछ कहना चाहती है या कभी शीशे से इसलिए टकराती है कि शीशा टूट जाए, शीशे के ओर आपस के बंधन से मुक्त हो जाए? शोभा कहती, देख, ये ओरिंडा है, ये फैंटेल है। साल में एक बार बसंत में ये अंडे देती है। कुल 2 साल की इनकी जिंदगी होती है। हवा इन्हें एरिएटर से दी जाती है। पानी का टेम्परेचर 50 से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच रखना होता है। खाने को इन्हें ड्राई फ्रूट देते हैं। ब्रेन भी खा लेती है। नीचे समुद्री घास इसीलिए बिछाई जाती है कि मेरे मुंह से उस सांस निकल पड़ती। जाने वो उसका भी क्या मतलब लेती थी। मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे अपने साथ सटाए कुछ सोचती खड़ी रहती। उस दिन उसने पूछ लिया, सच सच बता, तू किसी से प्यार तो नहीं करती? मुझे शैतानी सूझी। कहा, करती हूं। उसने मेरे गाल अपने हाथ में लिए और मेरी आंखों में देखते हुए पूछा, किससे? मैं हंसती। कहा, तुमसे, मम्मी से, मछलियों से। उसके नाखून गालों में चुभने लगे। वो उसी तरह मुझे देखती रही। मैंने होंठ काट कर पूछा, और तू? उसने हाथ हटाए तो लगा मेरे गाल छील दिए हो। उसकी भौहें के नीचे वही हल्की सी छाया कांप गई, पर इतनी हल्की नहीं। फुसफुसाने की तरह उसने कहा, किसी से भी नहीं। जाने क्यों मेरा मन भर आया। चाहा उससे कहूं शादी ना करे, पर कहा नहीं। सोचा उसकी शादी से एक रोज पहले ऐसी बात कहना ठीक नहीं होगा। सुभाष को आना था, लौटने की जल्दी थी। बार बार मम्मा को याद दिलाती थी कि बृहस्पति को जरूर चल देना है। ऐसा ना हो कि वो आए और हम घर पर ना हो। मम्मा सुनकर व्यस्त हो उठती। सुभाष को आने के लिए लिखा खुद उन्होंने ही था। बचपन से जानती थी। जब उसके पिता की मृत्यु हुई, कुछ दिनों के लिए उसे अपने यहाँ ले आई थी। वो तब छोटा नहीं था, बीए में पढ़ता था। हम लोग बहुत छोटे रहे होंगे, हमें उसकी याद नहीं। मम्मा से जिक्र सुना करते थे। वो हफ्ता भर रहा था, 17 साल का था तब। बातों से लगता था जैसे बहुत बड़ा हो। डैडी के साथ फिलोसफी की बातें किया करता था। मम्मा उसकी बातें सुनते सुनते काम करना भूल जाती थी। डैडी गुस्सा होते थे। मम्मा को दुख होता कि वो उस छोटी सी उम्र में ऐसी ऐसी बातें क्यों करने लगा है। वो उतना पढ़ता नहीं था जितना सोचता था। बात करते हुए भी लगता था जैसे बोल ना रहा हो, कुछ सोच रहा हो।
अपने घुंघराले बालों में उंगलियां उलझाए इनकी गांठें खोलता रहता था। खाने को कुछ भी दे दिया जाए चुपचाप खा लेता था। पूछा जाए कि नमक कम ज्यादा तो नहीं, तो चौंक उठता था। ये तो मैंने नोट ही नहीं किया, अब चक्कर बताता हूं। बताने के लिए सचमुच चीज चक्कर देखता था। मम्मा जब भी उसका जिक्र करती उनकी आंखें भर आती। कहती कि इस लड़के को जिंदगी में मौका मिलता तो जाने क्या बनता। जब पता चला कि वो एजी ऑफिस में क्लर्क लग गया है तो मम्मा से पूरा दिन खाना नहीं खाया गया था। मम्मी, सुभाष हम लोगों का क्या लगता है? हम थोड़े बड़े हुए तो मम्मा से पूछा करते थे। मम्मा मुझे और बीरे को बाहों में लिए हुए कहती, वो तुम लोगों का वो लगता है जो और कोई नहीं लगता। मैं और वीरे बाद में अनुमान लगाया करते मगर किसी नतीजे पर ना पहुंच पाते। आखिर वीरे कहता वो हम लोगों का कुछ भी नहीं लगता। इस पर मेरी उसकी लड़ाई हो जाती। बाद के सालों में कभी कभी उसकी खबर आया करती थी। मम्मा बताती कि प्राइवेट में एमए करके अब लेक्चरर हो गया है। उसे बाहर जाने के लिए स्कॉलरशिप मिल रहा है मगर उसने नहीं लिया। कहता है जिस सब्जेक्ट के लिए स्कॉलरशिप मिल रहा है उसमें रुचि नहीं है। साल गुजरते जाते मम्मा उसे 3-3 चिट्ठियां लिखती तो उसका जवाब आता। वे सबको पढ़कर सुनाती। दिन भर उसकी बातें करती रहती, फिर चिट्ठी संभाल कर रख देती। सुना रही होती तो उत्सुकता सिर्फ मुझी को होती। बीरे मजाक करता, कहता उस नाम का कोई आदमी है ही नहीं। मम्मा खुद चिट्ठी लिखकर अपने नाम डाल देती है। डैडी सुनते हुए भी ना सुनते, अखबार या किताब में आंखें गड़ाए रहते। कभी कभी उनकी भौवें तन जाती और अपनी उकताहट छिपाने के लिए वे उठ जाते। मैं मम्मा से पूछ लेती, मम्मी ये चिट्ठी तो लिख देते हैं, हमारे यहाँ कभी आते क्यों नहीं? कोई हो तो आए, बीरे कहता। मम्मा बिगड़ उठती। उन्हें लगता बीरे अपशगुन की बात कर रहा है। बीरे हंसता हुआ लॉजिक झाड़ने लगता। मम्मी किसी चीज के होने का सबूत ये होता है वो चीज नहीं आदमी है। लगता मम्मा उसके मुंह पर चपत मार देंगी। मैं बाह पकड़कर बीरे को दूसरे कमरे में ले जाती। कहती, बीरे तू इतना बड़ा होकर भी मम्मी को तंग क्यों करता है? बीरे मुस्कुराता रहता, जैसे डांट या प्यार का उस पर कोई असर ही ना होता हो। कहता, उन्हें चिढ़ाने में मुझे मजा आता है, और वे जो रोती है इसीलिए तो चिढ़ाता हूं कि रोने की जगह हंसने लगे। 2 साल हुए मम्मा सुभाष के ब्याह की खबर लाई थी। ट्यूमर के इलाज के लिए दिल्ली गई थी तो अचानक उससे भेंट हो गई थी। छुट्टी में वो अपनी पत्नी के साथ वहीं आया हुआ था। मम्मा ने उसकी पत्नी को दूर से देखा था। वो दुकान के अंदर शॉपिंग कर रही थी। सुभाष ने उन्हें मिलाने का उत्साह नहीं दिखाया। व्यस्तता दिखाते हुए झट से विदा ले ली। कहा पत्र लिखेगा। मम्मा बहुत बुरा मन लेकर आई। बोली, सुभाष अब वो सुभाष नहीं रहा, बिल्कुल और हो गया है। शरीर पहले से भर गया है जरूर, मगर आंखों के नीचे स्याही उतर आई है। बातचीत का लहजा भी बदल गया है। खोया खोया उसी तरह लगता है, मगर वो खुलापन नहीं है जो पहले था। कहीं अपने अंदर रुका हुआ बंधा हुआ सा लगता है। मम्मा के पूछने पर कि उसने ब्याह की खबर क्यों नहीं दी, वो बात को टाल गया। एक ही छोटा सा उत्तर सब बातों का उसने दिया, पत्र लिखूंगा। मम्मा कई दिन उस बात को नहीं भूल पाई। ट्यूमर से ज्यादा वो चीज उन्हें सालती रही। सुभाष, वो सुभाष जिसे वे जानती थी, जिसे वे घर लाई थी, जिसे वे पत्र लिखा करती थी, जिसकी वे बातें किया करती थी। वो तो ऐसा नहीं था, ऐसा उसे होना नहीं चाहिए था। 13 साल हो गए थे उसे देखे हुए, मिले हुए, फिर भी। पत्नी सुंदर मिल गई होगी, मैंने मम्मा से कहा। तभी ना आदमी सब नाते रिश्ते भूल जाते हैं। मम्मा पल भर अबाक सी मेरी तरफ देखती रही, जैसे अचानक उसे लगा कि मैं बड़ी हो गई हूँ, सयानी बातें कर रही हूँ। उन्होंने मेरे बालों को सहला दिया और कहा,
नाता रिश्ता नहीं है। फिर भी मैं सोचती थी कि पत्नी उसकी सुंदर है ना। मैंने फिर पूछ लिया। ठीक से देखा नहीं। मम्मा अंतर्मुख से बोली, दूर से तो लगा था कि सुंदर है। तभी शब्द पर अपनी 18 साल की परिपक्वता का इतना बोझ मैंने लाद दिया कि मम्मा उस मनस्थिति में ही मुस्कुरा दी। 2 साल उसका पत्र नहीं आया। मम्मा ने भी उसे नहीं लिखा। उस बार मिलने के बाद उसका मन खींच सा गया। बातें कभी कर लेती, मगर जिद के साथ कहती कि पत्र नहीं लिखेंगी। बीरे मजाक में कह देता, सुभाष की चिट्ठी आई है। मम्मा जानते हुए भी अविश्वास न कर पाती। मुझे पूछ लेती, सचमुच आई है? मैं उलझती कि वे क्यों नहीं समझती कि बीरे झूठ बोलता है। मम्मा छीली सी हो रहती। अकेले मैं मुझसे कहती, जाने उसे क्या हो गया है, यही मानती हूं कि खुश हो, खुश रहे। उस दिन ठीक से बात कर लेता तो इतनी चिंता ना होती। मैं सिर हिलाती और तीलियां गिनती रहती। उन दिनों आदत सी हो गई थी। जब भी मामा के पास बैठती, माचिस खोल लेती और तीलियां गिनने लगती। उस दिन कोई बाहर से आए थे। मम्मा और डैडी को तब से जानते थे जब वे सियालकोट में थे। एक ही गली में शायद सब लोग साथ रहते थे। यहाँ अपनी एजेंसी देखने आए थे। डैडी को पता चला तो घर खाने पर बुला लाए। कुछ काम भी था शायद उनसे। मम्मा इससे खुश नहीं थी। सियालकोट में शायद वे इतने बड़े आदमी नहीं थे। मम्मा उन दिनों की नजर से ही उन्हें देखती थी। वो आए और काफी देर तक बैठे रहे। बहुत दिनों बाद डैडी ने उस दिन विस्की पी। खूब घुल मिलकर बातें करते रहे। पहले कमरे में दोनों अकेले थे, फिर उन्होंने मम्मा को भी बुला लिया। मम्मा पत्थर की मूर्ति सी बीच में जा बैठी। पानी या पापड़ देने के लिए मैं बीच बीच में अंदर जाती थी। मुझे देखकर उन्होंने कहा, ये बिल्कुल वैसी नहीं लगती जैसी उन दिनों कुंतल लगा करती थी। इतने साल बीत न गए होते और मैं बाहर कहीं इसे देखता तो यही सोचता कि मुझे अच्छा लगा। मम्मा उन दिनों की अपनी तस्वीरों में बहुत सुंदर लगती थी। मैं मम्मा से कहा भी करती थी, मैं भी उन जैसी लगती हूँ। पहले ये मुझसे किसी ने नहीं कहा था। एक बार अंदर गई तो वे डॉक्टर शंभूनाथ का जिक्र कर रहे थे। कह रहे थे, पार्टीशन में डॉक्टर शंभूनाथ का सारा खानदान ही तबाह हो गया, एक लड़के को छोड़कर। जिस दिन एक मुसलमान ने केस देखकर लौटते हुए डॉक्टर शंभूनाथ को छुरा घोंपकर मारा। मम्मा किन्नी को सुलाने के बहाने उठाई। किन्नी पहले से सो गई थी, मगर मम्मा लौटकर नहीं गई। गुमसुम सी चारपाई की पायती पर बैठी रही। मैंने पास जाकर कहा, मम्मा? तो ऐसे चौंक गई जैसे अचानक कील पर पैर रख गया हो। खाने के वक्त भी फिर वही जिक्र उठाया। वे कह रहे थे, शंभूनाथ का लड़का भी खास तरक्की नहीं कर सका। बीबी के मरने के बाद शंभूनाथ ने किस तरह उसे पाला था, कैसा लाल और गलगोदना बच्चा था। इधर उसका भी एक एक्सीडेंट हो गया है। सुभाष का एक्सीडेंट हो गया है? मम्मा जो बात को अनसुनी कर रही थी, सहसा बोल उठी। डैडी ने खाली डूंगा मुझे दे दिया और मीट लाने को कहा। उनके चेहरे से मुझे लगा जैसे ये बात पूछकर मम्मा ने कोई अपराध किया हो। मीट लेकर गई तो मम्मा रुआसी हो रही थी। वो सज्जन बता रहे थे, सुना है घर में कुछ ऐसा ही सिलसिला चल रहा था। असलियत क्या है क्या नहीं, ये कैसे कहा जा सकता है। लोग कई तरह की बातें करते हैं, पर उसके एक खास दोस्त ने मुझे बताया कि ये जानबूझकर ही चलते मोटर के सामने। डैडी ने मुझे फिर किचन में भेज दिया। इस बार मेज पर चावल और चपातियों की जरूरत थी। वापस पहुंची तो डैडी को कहते सुना, आई ऑलवेज थॉट दैट बॉय हैड सुइसाइडल टेंडेंसीज। सुभाष का नया पता मम्मा ने उन्हीं से लिया था। डैडी कई दिन बिना वजह मम्मा पर बिगड़ते रहे। खुद ही किसी तरह बात में डॉक्टर शंभूनाथ का जिक्र ले आते, भरी नजर से मम्मा की तरफ देखते और फिर बिना बात उन पर बिगड़ने लगते। बिगड़ते पहले भी थे, मगर इतना नहीं। मम्मा चुपचाप उनकी डांट सुन लेती।
उनसे बहस ना करती। बहस करना उन्होंने लगभग छोड़ दिया था। कड़ी से कड़ी बात दम साध कर सुन लेती और काम में लग जाती। कोई काम डैडी की मर्जी के खिलाफ करना होता तो उसके लिए भी बहस न करती, चुपचाप कर डालती। डैडी से कुछ कहने या चाहने में जैसा अपने आप उन्हें छोटा लगता था, घर के खर्च तक के लिए कहने में भी। डैडी अपने आप जो दे 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 दे, कम पड़ता तो कुनमुना लेती या मुझसे कह लेती, मगर मुझे भी डैडी से मांगने ना देती। सुभाष को उन्होंने पत्र खुद नहीं लिखा, मुझसे लिखाया। जो कुछ लिखना था वो मुझे बता दिया, मेरे लिखे को सुधार भी दिया। आशय इतना ही था कि हम एक्सीडेंट की खबर पाकर चिंतित है, चाहते हैं कि एक बार वो आकर मिल जाए। पत्र पूरा करके मैंने मम्मा से पूछा, मम्मी तुम खुद क्यों नहीं देखने चली जाती? मम्मा ने सिर हिला दिया। सिर हिलाने से पहले एक बार डैडी के कमरे की तरफ देख लिया। डैडी किसी से बात कर रहे थे। आना होगा, आ जाएगा, मम्मा ने कुछ तटस्थता और अन्यमनस्कता के साथ कहा। शायद उन दिनों हाथ ज्यादा तंग था, इसीलिए घर का खर्च बे बहुत जुगत में चला रही थी। उन्हीं दिनों शोभा की शादी में जाना था, उसके लिए भी पैसों की जरूरत थी। जवाब में चिट्ठी जल्दी ही आ गई। मेरे नाम थी, पहली चिट्ठी जो किसी अपरिचित ने मेरे नाम लिखा था। फरवरी के अंत में आएगा। और मुझे ब्राउन कैट, तू इतनी बड़ी हो गई है कि अंग्रेजी में चिट्ठी लिखने लगी। ब्राउन कैट वो तब भी मुझे कहा करता था, मम्मा बताती थी। बिल्ली की तरह ही गोद में लिटाए सिर और पीठ पर हाथ फेरता था। मैं खामोश लड़की थी, दम घुटने को आ जाता तो भी विरोध नहीं करती थी। किन्नी बहुत जिद करती है, मैं नहीं करती थी। जरा सी बात हो, वो चीख चीख कर सारा घर सिर पर उठा लेती है। 8 साल की होकर भी ऐसी है। मम्मा कहती है कि ये उनकी अपनी जरूरत है और कोई छोटा बच्चा नहीं है, एक वही है जिससे वे जी बहला सकती हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता। किन्नी डॉल की तरह प्यारी लगती है, फिर भी सोचती हूँ बड़ी होकर भी डॉल बनी रहे तो। कॉन्वेंट में एक ऐसी लड़की हमारे साथ पढ़ती थी, नाम भी था डॉली। उसकी आदतों से सबको चिढ़ होती थी, मुझे खास तौर से। अच्छे भले हाथ पैर, तंदुरुस्त शरीर और घूम रहे हैं डॉल बने। छी! पर मम्मा नहीं मानती, बहस करने लगती हैं। मन में शायद ये सोचती हैं कि मैं किन्नी से ईर्ष्या करती हूँ, मैं भी और बीरे भी, क्योंकि बीरे किन्नी के गाल मसल कर उसे रुला देता है, इसकी कॉपियां पेंसिल छीन कर छिपा देता है। मैं उसे बिना नहाए नाश्ता नहीं देती, अपने से कंघी करने को कहती हूँ। मम्मा ताना दे देती है तो बुरा लगता है। कई बार वे कह देती हैं, तुम लोगों के वक्त हालात अच्छे थे, तुम्हें कॉन्वेंट में पढ़ा दिया, सब कुछ कर दिया, इस बेचारे के लिए क्या कर पाती हूँ। मन में खीज उठती है पर चुप रह जाती हूँ। कई बार बात जवान तक आकर लौट जाती है। मैं जो एमए करना चाहती थी वो, डरती हूँ मम्मा रोने लगेंगी। दिन में किसी ना किसी से कोई ऐसी बात हो जाती है जिससे वो रो देती हैं। मैं जानबूझकर कारण नहीं बनना चाहती। सुभाष की गाड़ी रात को देर से पहुंची। बीरे लाने के लिए स्टेशन पर गया था। हम लोगों ने उम्मीद लगभग छोड़ दी थी। 2 बार उसने प्रोग्राम बदला था। हम लोग घर की सफाइयां कर रहे होते कि तार आ जाता। 4 दिन के लिए अंबाला चला आया हूँ, हफ्ते तक आऊंगा। फिर काम से दिल्ली रुकना है, दूसरा तार दूंगा। मुझे बहुत उलझन होती, गुस्सा भी आता, उससे ज्यादा अपने पर और मम्मा पर। शोभा की शादी के बाद हम लोग एक दिन भी वहां नहीं रुकी, पहली गाड़ी से चली आई। आकर कमरे ठीक करने में बाहें दुखाती रही। और आप है कि अंबाला जा रहे हैं, दिल्ली रुक रहे हैं। उस दिन तार मिला, पंजाब मेल से आ रहा हूँ।
मैंने मम्मा से कह दिया कि मैं घर ठीक नहीं करूंगी, मेरी तरफ से कोई आए ना आए। बीरे कह रहा था जरूरत भी नहीं है, अभी दूसरा तार आ जाएगा। दूसरा तार तो नहीं आया, पर बीरे को एक बार स्टेशन जाकर लौटना जरूर पड़ा। पंजाब मेल उस दिन 6 घंटे लेट थी। मम्मा को बुरा न लगे इसीलिए घर मैंने ठीक कर दिया, मगर खुद सोने चली गई। डैडी भी अपने कमरे में जाकर सो गए थे। मम्मा किन्नी को, जो 5 साल के बच्चों की तरह रोती रूठती है, उसे लाड़ करती मनाती सुलाकर मेरे पास आकर लेट गई। शायद मुझे जगाए रखने के लिए मैं कुनमुना कर कहती रही कि मम्मी अब सो जाने दो, हालांकि नींद आई नहीं थी। मम्मा ने बहुत दिनों बाद बच्चों की तरह मुझे दुलारा, मेरे गाल चूमती रही, मुंह में कितना कुछ बुदबुदाती रही। मेरी रानी बच्ची, अच्छी बच्ची। मुझे गुदगुदी सी लगी और मैं उठकर बैठ गई। कहा, क्या कर रही हो मम्मी? मम्मा ने जैसे सुना नहीं, आंखें मूंद कर पड़ी रही। केवल एक उस्सास उनके मुंह से निकल पड़ी। घोड़े की टापों और घुंघरुओं की आवाज से ही मुझे लग गया था कि वो तांगा सुभाष को लेकर आ रहा है, और कई तांगे सड़क से गुजरे थे, मगर उनकी आवाज से ऐसा नहीं लगा था। शायद इसलिए कि आवाज सुनाई तब दी जब सचमुच आंखों में नींद भर आई थी। आंखें खोलकर सचेत हुए तो बीरे दरवाजा खटखटा रहा था। वो साइकिल से आया था। मम्मा जल्दी से उठकर दरवाजा खोलने चली गई। अजीब सा लग रहा था मुझे। बैठक में जाने से पहले कुछ पर्दे की पीछे रुकी रही, जैसे ऊंचे पुल से दरिया में डाइव करना हो। कॉन्वेंट के दिनों में बहुत बोल्ड थी, किसी के भी सामने बेझिझक चली जाती थी, हर एक से बेझिझक बात कर लेती थी। संकोच में दिखावट लगती थी, मगर उस समय न जाने क्यों मन में संकोच भर आया। संकोच शायद अपनी कल्पना का था। उस नाम के एक आदमी को पहले से जान रखा था, सुनी सुनाई बातों से। कितने ही क्षण उस आदमी के साथ जिए भी थे। मम्मा की डबडबाई आंखों को देखते हुए उसकी एक तस्वीर मन में बनी थी, जो डर था कि अब टूटने जा रहा है। कोई भी आदमी क्या वैसा हो सकता है जैसा हम सोचकर उसे जानते हैं? वैसा होता तो पर्दा उठाने पर मैं एक लंबे आदमी को सामने देखती, जिसके बाल बिखरे होते, दाढ़ी बड़ी होती, और मुझे देखते ही कहता, ब्राउन कैट, तू तो अब सचमुच लड़की नजर आने लगी। मगर जिसे देख वो मझले कद का गोरा आदमी था। इस तरह खड़ा था जैसे कटघरे में बयान देने आया हो। माथे पर घाव का गहरा निशान था। कमीज का कॉलर नीचे से उधड़ा था, जिससे वो उसे हाथ से पकड़े था। डैडी से कह रहा था, मैंने नहीं सोचा था कि गाड़ी इतनी देर से पहुंचेगी। ऐसे गलत वक्त आकर आप सबकी नींद खराब की। मैंने हाथ जोड़े तो परेशान सी मुस्कुराहट के साथ उसने सिर हिला दिया। मुंह से कुछ नहीं कहा, पूछा भी नहीं, ये नीरू है? आधी रात बिना सोए निकल गई। डैडी भी ड्रेसिंग ग्राउंड में सिकुड़ कर बैठे रहे। मैंने 2 बार कॉफी बनाकर दी। बीरे किचन में आकर मुझसे कहता, एक प्याले में नमक डाल दे, मीठी कॉफी ऐसे आदमी को अच्छी नहीं लगती। तूने तो सारी जिंदगी ऐसे आदमियों के साथ गुजारी है ना। मैं उसे हटाती कि भाप उसकी या मेरी उंगलियों से ना छू जाए। सारी ना सही, तुझसे तो ज्यादा गुजरी है। वो उंगली से मेरे केतली वाले हाथ पर गुदगुदी करने लगता। स्टेशन से अकेला साथ आया हूं, हट जा, केतली गिर जाएगी। मैं उसे छिड़क देती। बीरे मुंह बनाकर उस कमरे में चला जाता। कहता, देखिए साहब, और बातें बाद में कीजिएगा, पहले इस लड़की को थोड़ी तमीज सिखाइए। बड़े भाई की ये इज्जत करना नहीं जानती। इससे साल भर बड़ा हूं, मगर मुझे ऐसे छिड़क देती है जैसे अभी 2nd स्टैंडर्ड में पढ़ता हूं।
कह रही थी कि आप कॉफी में चीनी की जगह नमक लेते हैं। मैंने मना किया तो मुझ पर बिगड़ने लगी। बीरे ना होता तो शायद वो बिल्कुल ही ना खुल पाता। कभी बीरे अपने कॉलेज का कोई किस्सा सुनाने लगता, कभी बताने लगता कि उसने स्टेशन पर उसे कैसे पहचाना। ये गाड़ी से उतरकर इधर उधर देख रहे हैं और मैं बिल्कुल उनके पास खड़ा मुस्कुरा रहा हूँ। देख रहा हूँ कि कब ये निराश होकर चलने को हो तो मैं इनसे बात करूं। ये और सब लोगों को तलाशते आंखों से देखते हैं, मुझे ही नहीं देखते जो इनके पास इनसे सटकर खड़ा हूं। मैं इनके उतरने से पहले से जानता हूं कि जिसे रिसीव करने आया हूं वो यही परेशान हाल आदमी है। मम्मा टोकती कि वो किसी और को भी बात करने दे, मगर बीरे अपनी बात किए जाता। हम सब हंसने लगते, मगर सुभाष गंभीर बना रहता, थोड़ा मुस्कुरा देता बस। कभी मुझे लगता कि वो बन रहा है, मगर उसकी आंखों से देखती तो लगता कि कहीं गहरे में डूबा है, जहां से उबर नहीं पा रहा। उसका हाथ बार बार उधड़े कॉलर को ढकने के लिए उठ जाता। कमीज सुबह नीरू को देना, कॉलर सी देगी, मम्मा ने कहा तो वो सकुचा गया। पहली बार आंख भरकर उसने मुझे देखा, फिर उसने उधड़े कॉलर को ढकने की कोशिश नहीं की। हैरान थी कि सबसे ज्यादा बातें डैडी ने की। उन्होंने ही उससे सब कुछ पूछा। एक्सीडेंट कैसे हुआ, अस्पताल में कितने दिन रहना पड़ा, जख्म कहाँ कहाँ है, कोई गहरी चोट तो नहीं, वे आजकल कहाँ है, मैरिड लाइफ कैसे चल रही है। मम्मा को अच्छा लगा कि ये सब उन्हें नहीं पूछना पड़ा। उन्हें बल्कि डर था कि डैडी इस बार ज्यादा बात नहीं करेंगे। 2 मिनट इधर उधर की बातें करके उठ जाएंगे, फिर सुबह पूछ लेंगे, नाश्ता कमरे में करना चाहोगे या बाहर मेज पर। उसे भी शायद डैडी से ही बात करना अच्छा लग रहा था। हम सबकी तरफ से एक तरह से उदासीन था। हम में से कोई बात करे तभी उनकी तरफ देखता था। मैं देख रही थी कि मम्मा एकटक उसे ताक रही है, जैसे आंखों से ही उसके माथे के जख्म को सहला देना चाहती हो। बीच में वे उठी और साथ में कमरे से अपना शॉल ले आई। बोली, ठंड है, ओढ़ लो, ओढ़कर बात करते रहो। उसने शॉल भी बिना कुछ कहे ओढ़ लिया और गुड्डा सा बना बैठा रहा। डैडी जो पूछते रहते उसका जवाब देता रहा। ड्राइवर अच्छा था, शायद ब्रेक भी काफी अच्छी थी, ज्यादा चोट नहीं आई। मॉडगार्ड से टक्कर लगी, पहिया ऊपर नहीं आया, 10 दिन में जख्म भर गया। बाएं हाथ की कूहनी ठीक से नहीं उठती, डॉक्टरों का कहना है उसमें 5-6 महीने लगेंगे। उसके बाद भी मुझे तब लग रहा था कि वो अंदर ही कहीं डूबा है। उसके होंठ रह रह कर किसी और ही विचार से कांप जाते हैं। मन हो रहा था उससे वे सब बातें ना पूछी जाए, उसे चुपचाप सो जाने दिया जाए। उसका बिस्तर बिछा था, उसी पर वो बैठा था। सहसा मुझे लगा कि तकिए का गिलाफ ठीक नहीं है, बीच से सिला हुआ है। चढ़ाते वक्त ध्यान नहीं आया था। मैं चुपचाप तकिया उठाकर गिलाफ बदलने लग गई। दूसरा धुला हुआ गिलाफ नहीं मिला। सारे खाने ट्रंक छान लिए। एक कोरा गिलाफ था, कढ़ा हुआ, उन दिनों का जब मैं नई नई कढ़ाई सीखने लगी थी। आखिर वही चढ़ाकर तकिया बाहर ले आई। आकर देखा तो उसका चेहरा बदला हुआ था। माथे पर सिकन थी और सिगरेट के छोटे से टुकड़े से वो जल्दी जल्दी कस खींच रहा था। मम्मा का चेहरा फक हो रहा था। डैडी बहुत गंभीर होकर सुन रहे थे। वो एक एक शब्द को जैसा चबा रहा था। नहीं तो, नहीं तो मेरे हाथों उसकी हत्या हो जाती। ये नहीं कि मैं समझता नहीं था। उसने मुझसे कह दिया होता तो दूसरी बात थी। हर इंसान को अपनी जिंदगी चुनने का अधिकार है, मगर इस तरह मुझे उससे ज्यादा अपने से नफरत हो रही थी।
मम्मा ने गहरी नज़र से मुझे देखा कि मैं वहां से चली जाऊं, मगर मैं अनबुझ बनी रही, जैसे इशारा समझा ही ना हो। पैरों में चुनचुनाहट हो रही थी। मन हो रहा था कि उन्हें दरी से खुजलाने लगूं। पुल ओवर के नीचे बगलों में पसीना आ रहा था। कमरे में खामोशी छा गई। बीरे ऐसे आंखें झपक रहा था जैसे अचानक उन पर तेज रोशनी आ पड़ी हो। उसके होंठ खुले थे। डैडी ड्रेसिंग गाउन के अंदर से अपनी बाह को सहला रहे थे। मम्मा काले शॉल में ऐसे आगे को झुक गई थी जैसे कभी कभी ट्यूमर के दर्द के मारे झुक जाया करती थी। बाहर भी खामोशी थी। खिड़की के सिकचों में से आती हवा पर्दे में से झांक कर लौट जाती थी। तभी डैडी ने घड़ी की तरफ देखा और उठ खड़े हुए। अब सो जाना चाहिए, उन्होंने कहा। 3 बज रहे हैं। सुबह जो चेहरा देखा उसने मुझे और चौंका दिया। बढ़ी हुई दाढ़ी, पहले से सांवला पड़ा रंग, एक हाथ से अपने घुंघराले बालों की गांठें सुलझाता हुआ वो अखबार पढ़ रहा था। आपके लिए चाय ले आऊं? पहली बार मैंने उससे सीधे कुछ पूछा। हाँ हाँ, उसने कहा और अखबार से नजर उठाकर मेरी तरफ देखा। मैं कई क्षण उसकी आंखों का सामना किए रही। विश्वास नहीं था कि वो दूसरी बार इस तरह मेरी तरफ देखेगा। रात को हम लोगों ने ख्वामखा आपको जगाए रखा, मैंने कहा। आज रात को ठीक से सोइएगा। उसके होठों पर ऐसी मुस्कुराहट आई जैसे उससे मजाक किया गया हो। गाड़ी में खूब गहरी नींद आती है, उसने कहा। आप आज चले जाएंगे? उसने सिर हिलाया। एक दिन के लिए भी मुश्किल से आ पाया हूं। वहां जरूरी काम है? बहुत जरूरी तो नहीं, लेकिन काम है। पहली नौकरी छोड़ दी है और दूसरी के लिए कोशिश करनी है। एक दिन बाद जाकर कोशिश नहीं की जा सकती? एकाएक मुझे लगा कि मैं ये सब क्यों कह रही हूँ। डैडी सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? परसों एक जगह इंटरव्यू है, उसने कहा। वो तो परसों है ना, कल तो नहीं। और मैं बाहर चली आई। उसकी आंखों में और देखने की साहस नहीं हुआ। वो बात भी उसने कही जो मैंने चाहा था वो कहे। दोपहर को खाने के बाद किन्नी को गोद में लिए हुए उसने कहा, उन दिनों नीरू इससे छोटी थी नहीं? बिल्कुल ब्राउन कैट लगती थी। ऐसे खामोश रहती थी जैसे मुंह में जबान ही ना हो। मैं भी तो खामोश रहती हूँ, किन्नी मचल उठी। मैं कहाँ बोलती हूँ? उसने किन्नी को पेट के बल गोद में लिटा दिया और उसकी पीठ थपथपाने लगा। मैंने सोचा था किन्नी इस पर शोर मचाएगी, हाथ पैर पटकेगी, मगर वो बिल्कुल गुमसुम होकर पड़ी रही। मैं देखती रही कि कैसे उसके हाथ पीठ को थपथपाते हुए ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, कमर के पास हल्की सी गुदगुदी करते हैं और कूल्हे पर चपत लगाकर फिर सिर की तरफ लौट जाते हैं। हम में से कोई किन्नी से इस तरह प्यार करता तो वो उसे नोचने को हो आती। सुहास के हाथ रुके तो उसने झुककर किन्नी के बालों को चूम लिया। कहा, सचमुच तू बहुत खामोश लड़की है। किन्नी उसी तरह पड़ी पड़ी हंसी और भी कितनी देर वो उसकी पीठ सहलाता रहा। बीच बीच में उसकी आंखें मुझसे मिल जाती। मुझे लगता जैसे वो दूर कहीं बियाबान में देख रहा हो। मुझे अपने आप भी अपने से दूर बियाबान में खोया सा लगता। ये भी लगता कि मैं आंखों से कह रही हूँ कि जिसे तुम सहला रहे हो वो ब्राउन कैट नहीं है, ब्राउन कैट मैं हूँ। डैडी दिन भर घर में रहे, काम पर नहीं गए। इस कमरे से उस कमरे में, उस कमरे से इस कमरे में आते जाते रहे। बहुत दिनों से उन्होंने सिगार पीना छोड़ रखा था। उस दिन पुराने डिब्बे में से सिगार निकाल कर पीते रहे। 2 एक बार उन्होंने उससे बात चलाने की कोशिश भी की, जहां तक जीने का प्रश्न है, मगर बात आगे नहीं बढ़ी। उसने जैसे कुछ और सोचते हुए उनकी बात का समर्थन कर दिया। डैडी ने हर एक से एक एक बार कहा, आज सिगार पी रहा हूं तो अच्छा लग रहा है। मुझे इसका टेस्ट ही भूल गया था। शाम को बीरे उसे घुमाने ले गया।
मम्मा उस वक्त मंदिर जा रही थी। मैं भी उन लोगों के साथ बाहर निकली। रोज बीरे और मैं घूमने जाते हैं, सोचा आज भी साथ जाएंगे। डैडी सिगार के धुएं में घिरे बैठक में अकेले बैठे थे। मुझे बाहर निकलते देखकर बोले, तू भी जा रही है नीरू? मेरी जवान अटक गई। किसी तरह कहा, मम्मा के साथ मंदिर जा रही हूं। अहाते से बाहर आकर मम्मा के साथ ही मुड़ भी गई। रास्ते भर सोचती रही, क्यों नहीं कह सकी कि बीरे के साथ घूमने जा रही हूं। कह देती तो डैडी जाने से मना कर देते। बीरे लौटकर आया तो बहुत उत्साहित था। कह रहा था, मैं आपको पढ़ने के लिए भेजूंगा, आप पढ़कर लौटा दीजिएगा, बट इट इज इंटायरली बिटवीन यू एंड मी। दोनों बैठक में थे। मेरे आते ही बीरे चुप कर गया, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। फिर मुझसे बोला, तेरे लिए नीरू आज एक वॉल पेंटिंग देख कर आया हूं। तू कितने दिनों से कह रही थी कल जाऊंगा तो ले आऊंगा, या तू चलना मेरे साथ। सोचा ये मुझे रिश्वत दे रहा है, पर किस बात की। वीरे अपना माउथ ऑर्गन ले आया, एक के बाद एक धुन बजाने लगा। दिस इज माई फ्रेंड्स फेवरेट। एक धुन सुना चुकने के बाद उसने कहा, पर सुभाष उस वक्त मेरी तरफ देख रहा था। आप समझ रहे हैं ना? बीरे को लगा सुभाष ने उसका मतलब नहीं समझा। वही फ्रेंड जिसका मैंने जिक्र किया था, माई ओनली फ्रेंड। मैं चाह रही थी कि कोई और भी उससे कहे कि वो एक दिन और रुक जाए, मगर किसी ने नहीं कहा। मम्मा ने भी नहीं। मंदिर से आकर शायद डैडी से उनकी कुछ बात हो गई थी। मैं उस वक्त रात के लिए कतलियां बना रही थी। सब लोग कहते थे कि मैं कतलियां अच्छी बनाती हूँ, पर मुझे लग रहा था कि आज अच्छी नहीं बनेंगी, जल जाएंगी या कच्ची रह जाएंगी। तभी मम्मा डैडी के पास से उठकर आई। नल के पास जाकर उन्होंने मुंह धोया, एक घूंट पानी पिया और तौलिया ढूंढती चली गई। खाना खिलाते हुए मैंने उनसे पूछा, कतलियां अच्छी बनी है? वो चौंक गया, उसी तरह जैसे मम्मा बताती थी। आधी खाई कतली प्लेट से उठाता हुआ बोला, अभी बताता हूं। खाना खाने के बाद वो सामान बांधने लगा। सूटकेस में चीजें भर रहा था तो मैं पास चली गई। मुझे बता दीजिए, मैं रख देती हूँ, मैंने कहा। हाँ अच्छा, कहकर वो सूटकेस के पास से हट गया। कैसे रखना है बता दीजिए। कैसे भी रख दो, एक बार कुछ निकालूंगा तो सब कुछ फिर उलझ जाएगा। मैंने सुबह कुछ बात कही थी। मेरी आवाज सहसा बैठ गई। क्या बात? रुकने की बात? हाँ रुक जाता, मगर बीरे नींबू उछालता हुआ आ गया। आप कह रहे थे जी घबरा रहा है, वो बोला। ये नींबू ले लीजिए, रास्ते में काम आएगा। एक कागज में नमक मिर्च भी आपको दे देता हूँ। इस लड़की के हाथ का खाना खाकर आदमी की तबीयत वैसे ही खराब हो जाती है। मैं चुपचाप चीजें सूटकेस में भरती रही। वो वीरे के साथ डैडी के कमरे में चला गया। उसने चलने की बात कही तो मुझे लगा जैसे कपड़े उतारकर किसी ने मुझे ठंडे पानी में धकेल दिया हो। डैडी सिगार का टुकड़ा प्याली में बुझा रहे थे। वो डैडी के पास चारपाई पर बैठा था। मम्मा, बीरे और मैं सामने कुर्सियों पर थे। किन्नी कुछ देर रोकर डैडी की चारपाई पर ही सो गई थी। सोने से पहले चिल्ला रही थी, हम फिर शोभा जीजी की शादी में जाएंगे। हमें वहां से जल्दी क्यों ले आई थी? वहां हम पप्पू के पास खेलते थे, यहाँ सब लोग बातें करते हैं, हम किसके साथ खेले? सोई हुई किन्नी प्यारी लग रही थी। मैं सोचने लगी, जब मैं उतनी बड़ी थी तब मैं कैसी लगती थी। वो चलने के लिए उठ खड़ा हुआ। उठते हुए उसने किन्नी के बालों को सहला दिया। फिर एक बार भरी भरी नजर से मुझे देख लिया। मुझे लगा मैं नहीं, मेरे अंदर कोई और चीज है जो सिहर गई है। तांगा खड़ा था, बीरे पहले से ही ले आया था। हम सब निकलकर अहाते में आ गए। बीरे ने साइकिल संभाल ली। इंटरव्यू का पता देना,
वो तांगे की पिछली सीट पर बैठ गया तो मम्मा ने कहा। उसने सिर हिलाया और हाथ जोड़ दिए। मैं हाथ नहीं जोड़ सकी, चुपचाप उसे देखती रही। तांगा मोड़ पर पहुंचा तो लगा कि उसने फिर एक बार उसी नज़र से मुझे देखा है। मम्मा आदत से मजबूर अपने आंसू पोंछ रही थी। डैडी अंदर चले गए थे। मैं कमरे में पहुंची तो लगा जैसे अब तक घर के अंदर थी, अब घर से बाहर चली गई हूँ। रात को मम्मा फिर मेरे पास आ लेटी। मुझे उन्होंने बाहों में ले लिया। मैं सोच रही थी कि उसे गाड़ी में सोने की जगह मिली होगी या नहीं, और मिली होगी तो वो सो गया होगा या नहीं। न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि उसे नींद कभी नहीं आती। शरीर नींद से पथरा जाता है तब भी उसकी आंखें खुली रहती है और अंधेरे की परतों में कुछ खोजती रहती है। मम्मा मुझे प्यार कर रही थी पर उनकी आंखें भीगी थी। मम्मी रो क्यों रही हो? मैंने बड़ों की तरह पुचकारा। तुम्हें खुश होना चाहिए कि एक्सीडेंट उतना बुरा नहीं हुआ। दुनिया में एक औरत ऐसी निकल आई तो। मम्मा का रोना और बढ़ गया। मुझे भ्रम हुआ कि शायद मैं रो रही हूँ और मम्मा चुप करा रही है। मैंने अपने और उसके शरीर को एक बार छू कर देख लिया। नीरू, मम्मा कह रही थी, तू मेरी तरह मत होना। तेरी मम्मा, तेरी मम्मा। मैंने उन्हें हिलाया। लगा जैसे उन्हें फीट पड़ा हो। ऐसे क्यों कह रही हो मम्मी? मैंने कहा। तुम्हारे जैसे दुनिया में कितने लोग हैं। मैं अगर तुम्हारी जैसी हो सकूं तो। मम्मा ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। ना नीरू, वो बोली, और जैसी भी होना, अपनी मम्मा जैसी कभी ना होना। मैं मम्मा के सिर पर थपकियां देने लगी। जब उनकी आंख लगी, उनका सिर मेरी बाह पर थी। कंबल 3/4 उन पर था, इसीलिए मुझे ठंड लग रही थी। बाह भी सो गई थी, पर मैं बिना हिले डुले उसी तरह पड़ी रही। पहली बार मुझे लगा कि अंधेरे की कुछ आवाजें भी होती है। गहरी रात की खामोशी बेजान खामोशी नहीं होती। अपनी सोई हुई बाह को मैं इस तरह देखती रही जैसे वो मेरे शरीर का हिस्सा ना होकर एक अलग प्राणी हो। मन में न जाने क्या क्या सोचती रही। मम्मा की आंख में एक आंसू अब भी अटका हुआ था। मैंने दुपट्टे से उसे पोंछ दिया, बहुत हल्के से, जिससे मम्मा की आंख न खुल जाए, और उनके सिर पर थपकियां देती रही। इसी के साथ कहानी समाप्त हुई। दोस्तों, आप सुन रहे थे कहानी ग्लास टैंक। अपने विचार हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए। आप बताइए कि हम अपनी दिल की बात जुबान तक क्यों नहीं ला पाते। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। आप बने रहिए द साइलेंट जोन पर।